Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Dr. Mahjabeen, and today I will guide you people how you should read infections. और बेसिकली मकसद जो है वो सेशन का यही है कि हमारा इंशाल्लाह कल से जो है रेगुलर सेशन स्टार्ट हो रहा है पार्ट 2021 फैब एग्जाम्स. यस, सेशन इज स्टार्टेड. अगर कोई भी इशू है प्लीज़ लेट मी नो इन चैट बॉक्स, क्योंकि अभी मैंने सबको म्यूट किया हुआ है क्योंकि पीछे से काफ़ी बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी. बट नो वरीज, इफ़ यू हैव एनी क्यूरी एनी क्वेश्चन आप मुझे बताएं और मैं आपको अनम्यूट कर दूँगी. ठीक है शैबी, अंजा, समरा, अंबर, आवाज़ आ रही है? प्लीज़ लेट मी नो इन चैट बॉक्स. ओके, ग्रेट. ओके. सो बेसिकली सेशन जो आज एक एज ए प्री कोर्स लेने का मकसद यही था कि एक तो आप लोगों से आई विल बी फेमिलियर, क्योंकि अगले 3 महीने इंशाल्लाह साथ रहेंगे. और दूसरा ये कि आपको पता हो कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से टॉपिक्स कैसे करने हैं, क्या जो है अपना टाइम फ्रेम कैसे सेट करना है. और ऑब्वियसली कुछ लोग जो हैं उन्होंने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है, करेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि दोबारा अटेम्प्ट करेंगे एग्ज़ाम को, तो उनका मोरल कैसे हाई करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो कमिंग टू द फर्स्ट स्लाइड. सबसे पहले तो एक अच्छी बात से हमें स्टार्ट करना चाहिए सेशन के. यू विल स्टडी, वी विल स्टडी, आई विल स्टडी एंड डेफिनेटली आई विल विन. ये आप हमेशा अपने जहन में रखें. कोई भी काम ऐसा नहीं है दुनिया में जो इम्पॉसिबल हो. वर्ड इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल. सो अगर आप ये वाली अटैम्प्ट क्लियर नहीं कर पाए एंड इवन यू आर स्कोरिंग 70% प्लस, तो इट डजेंट मीन कि आप कोई निकम्मे हो, नालायक हो और आप जो है कर नहीं सकते. यू जस्ट नीड 2 or 3 मोर MCQs. आप कर लेते तो मे बी आप डेफिनेटली आप पास होते. तो 70 प्लस के जो लोग हैं मैं उनको ये कहूँगी कि वो हरगिज़ भी जो है डिसअपॉइंट ना हो. बहुत सारे मुझे इनबॉक्सेस आ रहे हैं कि आप लोग जो हैं दिल छोड़ के बैठ गए हैं और ब्लेम गेम स्टार्ट हो गई है कि वाई मी. देखिए, अगर समवन इज़ फेलिंग एट 70% तो इसका मतलब ये है कि नेचर चाहती है कि आप जो है मोर परफेक्ट हों. अदरवाइज 1-2 MCQs की बेस पे ये डिसीजन ले लेना कि आप निकम्मे हो, ये जो है कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है. बट अल्लाह के हर काम में ही कोई ना कोई मसलियत होती है, और ये मसलियत आपके लिए है कि नेचर वांट यू टू बी अ मोर परफेक्ट कंसल्टेंट. और ये चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आएंगी. अब जब आप इंशाल्लाह 2021 एग्ज़ाम के लिए दोबारा पढ़ोगे, इंशाल्लाह पढ़ रहे होंगे, तो आप फील करोगे नहीं ये चीज़ें थी जिनमें थोड़ी सी कमी रह गई थी. यू नो, बिकॉज यू आर डीलिंग अ ह्यूमन लाइफ डायरेक्टली. और वहाँ तो कोई कमी नहीं है ना, वहाँ तो आपको 70% नहीं होना, यू शुड बी 100% रादर. ऑब्वियसली 100% तो हम कोई भी नहीं है, बट वी कैन ट्राई टू बी 100%. ठीक है. तो इन चीज़ों से दिल छोटा नहीं करना. और वैसे भी मैं, आप उनको याद करें, गजनवी को 17 हमले किए थे जब जाके उसने फतह किया था. तो 1-2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट, कुछ लोग हैं एक्सेप्शनल, चौथी, पाँचवीं, छठी, मान लीजिए 10वीं, तो कोई नो वरीज एट ऑल. हर अटैम्प्ट में कुछ ना कुछ सीख रहे हो. ठीक है. बट ये जो अटैम्प्ट होगी ये आपकी इस उम्मीद से स्टार्ट करनी है कि ये लास्ट अटैम्प्ट होगी. जब आप कश्तियाँ जला के पढ़ोगे तो डेफिनेटली यू विल पास. ठीक है. और वो कहते हैं ना कि व्हेन यू रियली वांट टू हैव समथिंग, द होल नेचर फेवर्स फॉर यूर फेवर. तो फिर आप देखेंगे कि वही MCQs आप पढ़ रहे होंगे बार बार, जो कि एग्ज़ाम में आ रहे होंगे. फिर तो पूरी दुनिया और हर चीज़ ही आपके फेवर में काम कर रही होती है ना. तो आप अपने दिल छोटा नहीं करना. कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में बता दें. यस, हवावे P9, यू आर नॉट लिसनिंग मी. आप अपना माइक जो है वो ठीक करें, माइक को दोबारा चेक करें या दोबारा ज्वाइन करें. ठीक है. या फिर आप ये करें, वो जो सेटिंग होते हैं ना, यूज़ सेलुलर डिवाइस, उस पर क्लिक करें. बाज़ों का जूम यूज़र्स जो हैं काफ़ी उनको डिफ़िकल्टी होती है जब पहली दफ़ा यूज़ कर रहे होते हैं.
तो आप डिवाइस सेटिंग पे जाके क्लिक करें, देन यू कैन हियर मी। ओके, अब अगर फिर भी कोई इशू है तो नो वरीज, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल। अच्छा, वाई वी आर हियर, रात के 10:30 बजे हम क्या कर रहे हैं? हम अपना जो सेशन है उसको एक पॉजिटिव स्टार्ट दे रहे हैं। एक स्मॉल टाइप ऑफ ओरिएंटेशन सेशन होगा। हमें कुछ सर्टन रूल्स हैं जो अपने इन 3 मंथ्स के लिए डिफाइन करनी है और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और एज ए टीम वर्क हमने काम करना है। यू नो, टीम वर्क इज़ अ ड्रीम वर्क। और जो लोग, जो नए लोग हैं, हम में से कुछ लोग जो हैं वो न्यू हैं, जो कि पहले से हमारे साथ नहीं थे, अनफॉर्चुनेटली दे अटेम्प्टेड। तो काफ़ी लोग नहीं सुन पा रहे मुझे। अच्छा, चैट बॉक्स में प्लीज़ बता दें किस किस को आवाज़ नहीं आ रही। महेज, आपको आवाज़ नहीं आ रही है? आपका एक्चुअली अपना नाम भी आप अजीब से रखते हो ना, सेल के नाम रख रहे होते हो। अच्छा, फिर आप दोबारा रीज्वाइन करें, ठीक है? और दिस टाइम यू विल ज्वाइन थ्रू डायल इन, ठीक है? डायल इन से आपने ज्वाइन करना है। जब आप ज्वाइन कर लोगे तो डायल इन की ऑप्शन आती है, ठीक है? या फिर 2 ऑप्शन आती हैं कि कॉल ओवर सेलुलर इंटरनेट टाइप, उसको ज्वाइन कर लें। कुछ दफ़ा ऑप्शंस आती है कि वीडियो ऑडियो डिवाइस से करें, ठीक है? प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में बताएं आवाज़ किस किस को नहीं आ रही। अच्छा, मेरे ख्याल से मेरा ही तो मसला है, काफ़ी लोगों को नहीं आ रही। आवाज़ आ रही है? अब आ रही है? चैट बॉक्स में प्लीज़ बताएं। ओके ओके ओके, थैंक यू। चलें, मसला हल हो गया। कुछ बच्चे फिर भी उनको आवाज़ नहीं आ रही, तो आपके लिए ये एडवाइस है कि जो मैं चैट बॉक्स में मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखी है ना, आप उनको फॉलो करें। और अगर फिर भी नहीं आ रही, नो वरीज, आप सेल चेंज कर लें, अपने सिग्नल्स को देख लें, या फिर आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है? तो हम किधर थे? हम थे कि हमने अपनी फेलियर से सीखना है। आई नो कि एग्ज़ाम में जो लेबर और इन्फेक्शन के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे कुछ लोगों के लिए, जिन्होंने स्टेप वाइज अप्रोच को फॉलो नहीं किया, या जिन्होंने एक्सटेंसिव इन दोनों मॉड्यूल्स को नहीं पढ़ा। तो आप इनको जो है जब भी पढ़ें इन दोनों टॉपिक्स को, मॉड्यूल्स को, तो फिर आप फ्रॉम A to Z पढ़िएगा हमारे साथ, ठीक है? एंड यू विल नॉट लूज हर्ट, एंड बस आपने इंशाल्लाह ये करना ही है टिल योर विक्ट्री। अच्छा, इन्फेक्शन में काफ़ी मसले होते हैं, ठीक है? इन्फेक्शन को आई विल ट्राई कि एक इसी तरह से हम तरतीब दें कि सारे के सारे जो हैं वो एक ही गो में हो जाएं। PID, UTI, टॉट, STDs, एवरीथिंग। सुम्बल, सोमिया, बहुत सारे लोगों को आ रही है आवाज़। ये आप 2-3 पर्टिकुलर पीपल हो जिनको नहीं आ रही। काइंडली फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। हाँ, देखें, आपको गाइड कर रहे हैं आपके कोलीग्स। आप अपना ऑडियो बटन ऑन करें, देन यू विल इंशाल्लाह विल लिसन मी। ओके, तो जो प्लानर है ना, वो हमारा ये होगा कि हम विल ट्राई के 10 से 11 दिन में हम इन्फेक्शन कवर कर लें, क्योंकि 3 महीनों में अगर हमने पूरा OBG का सिलेबस कवर करना है ना, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस कि अगर हम इन्फेक्शन को पूरा महीना दें, ऑन्कोलॉजी को पूरा दें, मेडिसिन को पूरा दें, तो बाकी मॉड्यूल्स कैसे करेंगे, ठीक है? मेरी जो स्ट्रैटेजी ये है कि आप लोगों की सजेशन को भी इंशाल्लाह मैं ऐड करूँगी, बट मेरी जो स्ट्रैटेजी है, या जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस है, ये 9th सेशन है आप लोगों के साथ, तो यही है कि 3 मंथ्स में आपका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, और बाकी कम से कम 1 या 1.5 महीना रिवीजन के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी रिवीजन नहीं है ना, तो यू स्टैंड नो वेयर। तो मल्टीपल रिवीजन या 1-2 अच्छी रिवीजन बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत वोलेटाइल होती हैं।
और आपको बार बार उनको रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए 10 डेज जो हैं हम इसको देंगे इन्फेक्शंस को। ओके, अच्छा, बाकी काफ़ी लोगों से ज्वाइन ही नहीं हो रहा टेलीग्राम पे, मैसेज आए हैं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, तो 10 डेज में इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा करेंगे, टॉर्च के लिए 2 दिन रख लेते हैं, PID के लिए हम लोग 3 दिन रख लेते हैं, और पोस्ट नेटल जो फीटल एंड मैटरनल इन्फेक्शंस हैं उनको 3 दिन दे देते हैं। तो कितने हो गए ये 8 डेज हो गए, और बाकी 2 डेज में हम UTI कर लें और मिसलेनियस टॉपिक्स कर लें, तो वी कैन कवर इट। और साथ के साथ हम ये करेंगे कि हम कुछ स्टूडेंट्स को असाइन करेंगे कि वो डिफरेंट जो बुक्स हैं, हेल्पिंग बुक्स हैं, उनसे इन्फेक्शन के क्वेश्चन जो हैं पर स्टूडेंट 1 या 2 जो है वो शेयर कर दे। आप इतने सारे लोग हो, अगर आप में से हर बंदा 2-2 क्वेश्चन शेयर करेगा इन्फेक्शन पे, तो वी कैन ईजिली प्रैक्टिस दैम एज वेल। अदरवाइज हम रिकॉल्स जो क्वेश्चंस हैं वो डेली भी 10-15 करते रहेंगे, तो क्वेश्चंस साइड बाय साइड होते ही रहेंगे। बट 3 मंथ्स में डेडिकेटेड हमने जो सिलेबस कंपाइलेशन की तरफ तवज्जो रखनी है, ठीक है। क्योंकि अगर 3 मंथ्स में अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो फिर आगे टाइम जो है ना बड़ा स्क्यूज हो जाएगा। जी, इंशाल्लाह मुबारका, गुड, ये ऐसा ही होगा। हमने पहले सेशन में भी यही किया था, तो MCQs हम साथ के साथ लेते रहेंगे। ओके, तो आगे फिर नेक्स्ट हमारे पास बढ़ जाते हैं 20 डेज मोर। तो उनको हमने क्या करना है, तो ऑन्कोलॉजी के लिए जो रीसिट जिनके लिए एग्ज़ाम है, तो उनके लिए तो इजी है कि वो 10 दिन में कर लेंगे ऑन्कोलॉजी, बट बिगनर्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं करेंगे। ऑन्कोलॉजी जो है वो 99% आती स्टेज को डायग्नोज करने पे और स्टेज को ट्रीट करने पे या रिकरेंस को डील करने पे, इससे ज़्यादा आती नहीं है। तो हम थोड़ा एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करेंगे, वी विल नॉट गो वेरी डीप फॉर ऑन्कोलॉजी, क्योंकि ये जो FCPS का एग्ज़ाम है ये लेवल 3 का एग्ज़ाम है, और ऑन्कोलॉजी या फिटल मेडिसिन या यूरोगाइनी एडवांस तरीके से करें तो वो लेवल 4 के एग्ज़ाम्स आते हैं। वो हमारे जो हमारा जो लेवल है उससे आगे की चीज़ें हैं। दैट्स वाई इतना जो हमेशा भी देखें, बहुत 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो हार्ड लक होती है। बट ऑन्कोलॉजी को बहुत ज़्यादा टाइम देना और बहुत एक्सटेंसिव करना वो ज़्यादा हो जाता है, टाइम भी बहुत लगता है, और 3 मंथ्स में फिर ये होगा नहीं। तो 10 डेज़ में अगर करना है तो मेरी सजेशन ये है कि सर्विक्स इंक्लूडिंग NHS जो नया इसका प्रोटोकॉल आया 2020 और इसकी जो मिलिग्नेंसी है उसको 3 दिन काफ़ी है। सर्विक्स और ओवेरियन की जो कैंसर्स हैं ना वो बड़े डिफिकल्ट हैं, इसलिए मैंने उनको 3-3 दिन दिए हैं। एंडोमेट्रियम 2 दिन में इंशाल्लाह हो जाएगी, साथ ही हाइपरप्लेसिया करेंगे, उसका एक ही एल्गोरिथम है। और व्हेन आई यूज्ड टू टीच, मैं साथ के साथ बता देती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हाईलाइट होते हैं, इसलिए जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें भी और जो कुछ ऑडियो लेक्चर्स होंगे उनमें भी, तो मुश्किल नहीं होगा। आप साथ के साथ अपने जो बुक्स हैं उनको हाईलाइट करते रहिएगा कि ये जो है रिकॉल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बल्वा के लिए 1 दिन काफ़ी है, उसमें भी सिर्फ स्टेज को देखना या स्टेज वाइज ट्रीटमेंट करना आता है, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं आता। ब्रेस्ट में बिनाइन लीयंस, ये फाइब्रोएडिनोमा या कुछ और लीयंस हैं या एब्सिसिस हैं, और साथ में CA, और CA की भी क्या है, स्टेज वाइज ट्रीटमेंट और प्रेगनेंसी में देखना होता है उसको। तो 1 दिन काफ़ी और 1 दिन मोलर के लिए काफ़ी है। तो 10-11 डेज में अगर हम करें तो ये हमारी ऑन्कोलॉजी भी हो जाएगी। IMM के स्टूडेंट्स के लिए मेरी सजेशन है कि इन्फेक्शन उनके जो एग्ज़ाम का ना मेजर कंपोनेंट है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग 10 डेज फॉर इन्फेक्शन यू पीपल विल गिव 15 डेज एडिशनल, मतलब 5 डेज एडिशनल, मतलब टोटल 15 डेज में यू विल कवर। और जो उनके एडवांस मेलिग्नेंसी और इवन बेसिक मेलिग्नेंसी भी नहीं आती आपके एग्ज़ाम में, तो प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस के लिए जो सिन की होती हैं या ओवरी की होती हैं उनके लिए 5 दिन भी बहुत है, ठीक है।
तो FCPS और MCPS के लिए 10 दिन में आपने इन्फेक्शन करनी है और 10 दिन में ऑन्कोलॉजी करनी है। और आपका जो स्टार्ट ही है ना वो बड़ा डिफ़िकल्ट और टफ हो रहा है और गायनी से कर रहे हैं, क्योंकि बाद में फिर मसला हो जाता है, क्योंकि ओब्स तो फिर भी बड़ा रेलेवेंट टॉपिक है। आप आपकी ट्रेनिंग में भी बहुत ओब्स देखते हो, गायनी देखते भी कम हो तो भूलती बहुत है। तो अगर पहले कर लेंगे तो फिर साथ के साथ रिवीजन्स होती रहेंगी और इस तरह जो है आपके जो मेमोरी सर्किट्स हैं वो मैच्योर होते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन जो है ना गेम, जैसे मैं कहती हूँ, आपके स्पाइनल लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब करना क्या है इन्फेक्शन में, मुसीबत क्या है? ये एक बहुत ट्रिकी किस्म का मॉड्यूल है। इतना ट्रिकी है कि सबसे पहले जब मैंने समरी बुक बनाई थी मैंने इन्फेक्शन पे ही बनाई थी, और उसके बाद फिर ऑन्कोलॉजी पे, उसके बाद फिर मैटरनल मॉड्यूल पे, यूरोगाइनी पे, सर्जरीज पे। बट इन्फेक्शन जो है ना, इसको पढ़ने के लिए ना कुछ कायदे कानून का, कहते हैं ना, ज़ाब्ते का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। आप रैंडम पढ़ते रहोगे, आप एक साल में भी नहीं कवर कर सकते। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच इन्फेक्शन को रीड करने की वो ये है कि आप टॉर्च इन्फेक्शन, टॉर्च का मतलब ये है ना कि वो टी से टोक्सो, ए से अदर्स, इसमें सिफिलिस आ जाता है, आर से रुबेला, सी से साइटोमेगालोवायरस और 2 एच से हर्पीस, मतलब 2 हर्पीस की इन्फेक्शन है, चिकन पॉक्स और सिम्प्लेक्स। तो ये सारे जो हैं फिटल इन्फेक्शन के साथ को रिलेट करते हैं। तो हम टॉर्च के साथ जब हम पढ़ेंगे तो हम बाकी फिटल इन्फेक्शन भी कर लेंगे साथ ही, जो कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगेन उसमें हर्पीस आ जाता है, अगेन उसमें वारिसेला भी आ जाता है, HIV आ जाता है, हेपेटाइटिस आ जाते हैं, डिस्टेरिया ओकेजनली आ ही जाता है। ठीक है, तो इस तरह कंपोनेंट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो हमारा जो माइंड है, जो हमारा जो दिमाग है, वो कोई ऐसा नहीं है, कोई मतलब कोई बास्केट है कि जिसे फेंकते रहो उसके अंदर और जब ज़रूरत पड़े तो वो आराम से निकल आए। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक आपकी कपबोर्ड ऑर्गेनाइज नहीं है, आपको नहीं पता कि जीन्स किस साइड पे रखी हुई है, लॉन के कपड़े किस साइड पे रखे हुए हैं, कॉटन के किस साइड पे हैं, छोटे कपड़े किस साइड पे हैं, तो आप कपबोर्ड्स में से नहीं ढूंढ सकते टाइम पे। इसी तरह जब एग्ज़ाम में बैठते हो तो अगर आपने अपने माइंड में या अपने कपबोर्ड में तरतीब से चीज़ों को नहीं रखा तो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपने इन्फेक्शंस को ऑर्गेनाइज तरीके से रीड करना है। ठीक है, PID के को अलग से करें, साथ ही STD, दोनों रेलिवेंट हैं बट दे आर नॉट सेम, यू नो। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को अलग से देखें, फिर उनमें एरोबिक कौन से हैं, नॉन एरोबिक कौन से हैं, मोटाइल कौन से हैं, नॉन मोटाइल कौन से हैं, ग्राम स्टेनिंग कौन से और नॉन ग्राम स्टेनिंग कौन से। इस तरह से अपने बॉक्सेस डिवाइड करें अपने दिमाग में। ठीक है, और स्पाइरल इन्फेक्शंस कौन कौन से हैं, जैसे सिफिलिस आ जाता है, पैरासाइट्स टॉक्सोप्लाज्मोसिस है या मलेरिया आ जाता है, बस 2 ही है। ठीक है, वायरसेस जो हैं उसमें कुछ STDs करते हैं, पैपिलोमा या हर्पीज़, या कुछ जो हैं वो फीटल के लिए ज़रूरी होते हैं, जाइका इन्फ्लुएंजा टाइप। ठीक है, कुछ जो हैं वो बना देते हैं वेजिकल, कुछ बना देते हैं अल्सर। तो आपको उसकी भी जो है वो साथ के साथ एड्रेस करें छोटी छोटी डिफरेंसेस को। बट वायरसेस का बॉक्स दिमाग में अलग रखें, पैरासाइट्स का अलग रखें, वायरल इन्फेक्शन का अलग रखें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का अलग रखें, एज ए टॉर्च अलग रखें, एज ए PID और STD अलग रखें। UTI को भी एक ही दफ़ा में कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, UTI बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, फिर जो डिलीवरी टाइम इंपॉर्टेंट इन्फेक्शंस हैं वो उनका आपको बताना चाहिए कौन कौन से इन्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, और ये इस तरह MCQs भी आते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन जो है वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इंपॉर्टेंट है या कॉन्टेजियस बहुत है। ठीक है, और इसी तरह फिर हेपेटाइटिस आ गया, TB आ गया, HIV आ गया, मलेरिया, थोड़े मिसलिनियस इन्फेक्शन आ जाते हैं, बट TB अगेन फॉर योर वाइवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर उनकी डायग्नोस्टिक अप्रोच बड़ी प्रॉब्लम करेगी आपको। ठीक है, तो आपने यहाँ भी आपने ऑर्गेनाइज्ड रहना जब आपने पढ़ना है। ऑब्वियसली यू विल लिसन माय लेक्चर्स एज वेल, यू मैनी ऑफ देम यू हैव माय समरी बुक एज वेल, मैनी ऑफ देम यू विल मेक योर ओन समरी बुक, एंड जो लोग अपनी बनाएंगे वो सबसे अच्छे होंगे। ठीक है, अपने नोट्स कह लें या अपने चीट कार्ड्स कह लें, लर्निंग कार्ड्स कह लें, वट एवर यू नेम देम, तो आपने इनको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, 10 दिन का बड़ा हेक्टिक काम है बट यू विल डू इट। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपी में पिक हो जाते हैं, जैसे कैसे कैंडिडा हाइफी नज़र आ गई। ठीक है, कुछ इन्फेक्शन जो हैं पिक हो जाते हैं। कोई मसला है चैट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बता दें, एनी इशू? ओके,
अच्छा, कुछ इन्फेक्शन ऐसे हैं जैसे बैक्टीरियल वेजिनोसिस, क्लूसेल्स नज़र आ गए, ठीक है, ट्राइकोमोनास नज़र आ गया। तो माइक्रोस्कोपी पे अगर आपसे एग्जाम में आए कि फर्स्ट अप्रोच क्या होगी, इनिशियली कैसे देखोगे, तो इन तीनों इन्फेक्शन में माइक्रोस्कोपी अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए। बट कुछ के लिए आपको ग्राम स्टेनिंग करानी पड़ेगी, और आपको पता होना चाहिए कि ग्राम स्टेन पे कौन कौन से आएंगे। हर इन्फेक्शन ग्राम स्टेन को कवर नहीं करता, ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग के लिए या कोई स्पेशल स्टेन, किसी स्पेसिफिक कल्चर की ज़रूरत है किसी स्पेसिफिक इन्फेक्शन के लिए, तो ये आपने अलग से अपने दिमाग में रजिस्टर करना है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है डिटेक्शन का, जैसे एमसेल या न्यूजन क्राइटेरिया फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। जस्ट एक मिनट। आई एम कमिंग इन 1 minute. I am back. Okay, so किधर थे हम लोग? ओके, अच्छा, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिनके लिए आपने ग्राम स्टेनिंग करानी है, कुछ जो होंगे वो आपको कल्चर पे ही मिलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्लेमाइडिया है, बहुत छोटा सा है, नज़र ही नहीं आता, ठीक है। क्लेमाइडिया वैसे ग्राम को स्टेन कर ले तो वो नेगेटिव होता है, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। फिर कुछ क्राइटेरिया से कि हम बात कर रहे थे, जैसे बैक्टीरियल वेजिनोसिस का क्राइटेरिया होता है, और क्राइटेरिया की बेस क्या होती है, ठीक है। एमसेल क्राइटेरिया तो माइक्रोस्कोपी की बेस है, न्यूजन क्राइटेरिया ग्राम स्टेनिंग की बेस पे होता है, ठीक है। ये छोटे मोटे इश्यूज आपने पढ़ते हुए इनको देखना है। मोस्ट कॉमन एसटीडीज कौन से, उनको ऑर्डर डिफाइन करना है, उसमें से बैक्टीरियल कौन से हैं, स्पायरल कौन से हैं, वायरल कौन से हैं, ठीक है। इम्यून कंप्रोमाइज स्टेटस में कौन से ज़्यादा होते हैं, HIV के साथ स्पेसिफिकली आपने कोरिलेट करना है, बहुत दफ़ा पूछते हैं इनका कोरिलेशन। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी प्रेजेंटेशन रैश के साथ होती है, जैसे वेजिकुलर होते हैं, कुछ नॉन वेजिकुलर होते हैं। यू मस्ट नो रूबेला और पार्वोवायरस का डिफरेंस आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। और फिर टाइप ऑफ रैश अगेन, इसी तरह कुछ अल्सर के साथ आपको MCQs आएंगे, ठीक है। और अल्सर में कुछ अल्सर की अपने स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती हैं, अंडरमाइंड एजेस हैं, बेस नेक्रोटिक है, बेस लफ है, क्लीन बेस है, ठीक है। पेन के साथ है या पेन के साथ नहीं है, या लिम्फ नोड अगर है तो फिर लिम्फ नोड बायलैटरल है, यूनिलैटरल है, पस्सी है, फर्म है, तो आप इसी बेस पे शंकर को, इसी बेस पे आप हर्पीस को, इसी बेस पे आप ग्रैनुलोमास को, लिम्फोग्रैनुलोमा को, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। मैं आज के लेक्चर में सिर्फ थोड़ा सा आपको एक ओरिएंटेशन दे रही हूँ हाउ टू रीड दैम, ठीक है। अच्छा महक, ये जो मसला हो रहा है ना डिस्कनेक्ट होने का, ये आपके लोकल लेवल पे कोई मसला है, तो अगर आपने डाटा पैकेज को यूज़ किया है तो प्लीज़ आप कोई स्ट्रॉन्ग वाईफाई यूज़ करिए, देन ये बार बार डिस्कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो इस तरह आपने अल्सर के बैकग्राउंड में कैसे अपने डायग्नोज करना है, और समटाइम आपको वो डायग्नोसिस नहीं पूछते, दे जस्ट गिव यू अ क्लिनिकल सिनेरियो कि ये जो है प्रेजेंटेशन है, एक वेजिकुलर है, पेनफुल है, बायलैटरल, और जो है लिम्फ नोड्स के साथ आ गया, लाइकली हर्पीस का सिनेरियो है, तो आप आपसे ये नहीं कहेंगे कि हर्पीस बताओ,
दे विल आस्क यू फ्रॉम कि आप हाउ यू विल डायग्नोज, और समटाइम वो डायग्नोज की ऑप्शन भी नहीं देंगे, दे विल जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेंगे ट्रीटमेंट बताओ, ठीक है। और डिफरेंट वीक्स के साथ, जेस्टेशन के साथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड में सवेयर है, माइल्ड है, ठीक है। या समटाइम यू हैव टू चूज के ड्यूरेशन ऑफ जो है वो रैश क्या है, 24 आवर में डिफरेंट ट्रीटमेंट है, आफ्टर 24 आवर डिफरेंट ट्रीटमेंट है, थर्ड ट्राइमेस्टर में डिफरेंट है, प्राइमरी इन्फेक्शन में डिफरेंट है, सेकेंडरी इन्फेक्शन में डिफरेंट अप्रोच है। तो ये चीज़ें भी इन्फेक्शन पढ़ते हुए आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। कुछ इन्फेक्शन का एक टिपिकल डिस्चार्ज होता है, ठीक है। एक कोई मिल्की वाइट है, कोई फ्रॉथी है, कोई कर्डी है, कोई म्यूकोप्रुलेंट है। तो ये जब वो डिस्चार्ज बताते हैं टाइप के साथ, तो वो उनके लिए एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से आपको सिर्फ डिस्चार्ज की बेस पे ही पिक करना पड़ता है कि ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस है या म्यूकोप्रुलेंट है, तो वो स्टडीज की तरफ जा रहे हो, ठीक है। या फाउल स्वेलिंग के साथ, ठीक है, या समटाइम उसके साथ कोई अल्सर्स बने हुए हैं, अगर कोई पेशेंट कहे कि अल्सरेशन के साथ आता है तो फिर वो लाइकली कैंडिडियल होते हैं, ठीक है। इतने इचिंग करके उसमें एक्सक्रीशन हो चुकी होती है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्सक्रीशन है बल्बल एक्सक्रीशन, वो अगेन फंगल बन जाता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस बहुत कम करता है एक्सक्रीशन, फिशरिंग, बट इसकी स्मेल बहुत ख़राब होती है। तो या आपने इन छोटी छोटी बारीकियों को जहन में रखते हुए इन इन्फेक्शन को रीड करना है। डेफिनेटली मैं आपको बार बार ये जो बज़वर्ड्स हैं, साइलेंट फीचर्स हैं, बताती रहूँगी। और ये जितना इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आखिरी वक्त के लिए कोई लर्निंग कार्ड्स, कोई नोट्स कुछ नहीं बनाया। क्योंकि अगर आप को कहा जाए कि इन्फेक्शन रिवाइज करो एक दिन में, तब तो मुसीबत है, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन देखें सबको आती होती है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनको पता है कि भाई एसटीडी है, उसको बार बार रिवाइड क्या करना, मतलब जो क्लियर डिफरेंसेस हैं वो तो आप लोगों को पता होते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो चीज़ें डिफरेंट हैं उनको आप नोट करें, ठीक है। जो चीज़ें आपको पता है कि ये चीज़ें नहीं भूलनी है आपको, तो उनको मेंशन मत करें, बहुत लंबे लंबे कार्ड्स नहीं बनाने, सिर्फ वो डिफ़िकल्ट पॉइंट्स आपको पता है कि ये भूल जाएंगे, ये डिफरेंट हैं बाकियों से, बस वही लिखें, ठीक है। अच्छा, समटाइम टॉर्च पढ़ते हुए आपको याद नहीं रहता कि हमने सिंथेसिस कब करनी है, कभी नॉर्मली स्कैन करना है। हमेशा अपने एक कुछ रूल्स डिवाइड सेट कर लें कि टॉर्च जब भी आएगा तो मैटरनल सीरोलॉजी करनी है, मैटरनल सीरोलॉजी को कंपेयर करना है, ठीक है। पिछली सीरोलॉजी के साथ 2 टेस्ट हमेशा चाहिए, ठीक है। आईजीएम है तो क्या होगा, आईजीजी है तो क्या होगा, अगर सिर्फ आईजीएम है और आईजीजी नहीं है तो क्या होगा, और सिर्फ आईजीजी और आईजीएम नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। और एविडिटी टेस्ट किस में करना है, सिर्फ 2 में करते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस और साइटोमेगालोवायरस में, बाकियों में नहीं करते। वो कब करना है, और अगर वो टेस्ट पे कंफर्मेशन हो जाए तो फिर एमनिसिंथेसिस कब करनी है और क्या ड्यूरेशन होना चाहिए, लाइकली 5 to 6 वीक्स की बात करते हैं। फिर उसके बाद स्कैन कब करना है, ठीक है। और स्कैन की बेस पे डिसीजन लेना भी है नहीं लेना, क्योंकि साइटोमेगालोवायरस के लिए स्कैन बहुत पुअर सेंसिटिविटी है। स्कैन कहेगा सब कुछ ठीक है बट बच्चा फिर भी नॉर्मल होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्फेक्शन है। तो इस तरह के आपने कुछ रूल सेट करने हैं पढ़ते हुए, ठीक है, कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करते हुए मसला ना हो। और फिर फाइनली जब टर्मिनेशन कर रहे हो तो उससे पहले कहाँ रेफर करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें, क्योंकि एग्जाम में ये जो क्वेश्चंस आएंगे इन्फेक्शन के, ये बिल्कुल 90% स्टेप वाइज अप्रोच के साथ आते हैं। बहुत हार्ड लग होती है कि थोड़े अनप्रिडिक्टेबल वे में आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह आप अपने कार्ड्स बनाएं फॉर एंटीबायोटिक्स के, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के एंटीबायोटिक्स और जीबीएस की बहुत भूलती हैं, इनको एक ही जगह पे लिखो, ठीक है। अब जो चीज़ें सिमिलर हैं और फिर भी डिफरेंट हैं, ये चीज़ें ज़रूर आपके लर्निंग कार्ड्स में होनी चाहिए, आपके समरी बुक्स में या आपके ट्रेयर बॉक्स में ज़रूर होनी चाहिए। अदरवाइज एग्ज़ाम में यही तो मिस करती हैं, ये तो कन्फ्यूज़ करती हैं, ठीक है। सेप्सिस को कब डिफाइन करना है, व्हाट इज सेप्सिस, सेप्सिस 6 क्या है, डायग्नोज कब करना है, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स कौन सी हैं, और फर्स्ट लाइन कौन सी है, सेकंड लाइन कौन सी है, ठीक। एलर्जी हो जाए तो फिर क्या है, यूटीआई क्या है, मतलब कौन कितने ऑर्गेनिज्म पे इसको हम बताएंगे कि यूटीआई का कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पे लेवल करना है, एसिम्प्टोमेटिक है, और कब ट्रीट करना है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड थर्ड में कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं, और अगर एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस आ गई तो फिर थर्ड सेकंड चॉइस क्या होगी, ठीक है। रिकरेंट यूटीआईज क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन फिर इनकी क्या होंगी, और फिर उनको डायग्नोज कैसे करना है, एवरीथिंग यू मस्ट रीड इन क्लियर एंड क्रिस्टल वे अबाउट यूटीआई। ट्यूबरकुलोसिस एब्सिस, और साथ में वो एक कीड़ा है इसका एक्टिनोमायोसिस, वो
उसके साथ पेशेंट आ जाए तो कब रिमूव करना, कब एंटीबायोटिक देनी है, ठीक है। एक मिनट। Okay, sorry for disturbance. I know it's quite late. Many of you having family time now, जो मैंने ख़राब कर दिया, बट ज़रूरी बहुत था ये आज का ना ओरिएंटेशन सेशन। तो इसके बारे में मैं चलो बता ही देती हूँ कि जब अगर पेशेंट ने क्वाइटस किया हुआ है पिछले 2 दिनों में, तो फिर आपने रिमूव नहीं करनी डिवाइस, चाहे इन्फेक्शन के साथ आई है तब आपने उसको एंटीबायोटिक ही देनी है, सूटेबल अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं दे पाते। और अगर नहीं कोई क्वाइटस की हिस्ट्री तो फिर रिमूव करें, कल्चर के लिए भेजें और उसको पेनिसिलिन दें, उसको जो है मैक्रोलाइड्स दें, ठीक है। अच्छा, फिर टीबी की ट्रीटमेंट 6 मंथ होती है। अगर कोई सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट है तो 12 महीने है, कोई ड्रग रेजिस्टेंट है तो 24 महीने। ये चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हुआ आपकी कि कितने मंथ्स के लिए टीबी एडीटी कब देनी है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या फर्स्ट लाइन है, क्या सेकंड लाइन है, कब इसको ऑपरेट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत दफ़ा आएंगे और अगेन आपके वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन डिटेल्स पता होनी चाहिए, कौन सी लाइव है, कौन सी जो है जिसमें जो है सेफ है प्रेगनेंसी में, पोलियो या रेबीज़ के कॉन्टेक्स्ट में ये हम इंशाल्लाह करते रहेंगे डिस्कस। या शेड्यूल क्या है टेटनस का, ये भी आ चुका है एमसीपीएस के एग्ज़ाम में। या कॉन्ट्रासेप्शन कितने महीने के लिए ऑफर करनी है इन केस ऑफ लाइक रुबेला, अगर दे भी दिया, और अगर दे भी दिया तो टर्मिनेशन कर देनी है। ये सारे एमसीक्यूज हैं, यू नो दैम। तो ये चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हाँ, पीआईडी के अगर वाइवा अब आप कर ही रही हो इन्फेक्शन, तो इसको इस तरीके से करो कि लाइक आपको कोई पेशेंट भी ट्रीट करना पड़े तो आपको आता हो कि प्रेजेंटेशन कैसी होती है पीआईडी की। सम टाइम टीबी ओवरिन मैस के साथ आता है, सम टाइम इनफर्टिलिटी के साथ आप पिक करते हो क्रॉनिक पीआईडी को, सम टाइम अक्यूट पीआईडी के साथ आ जाता है, सम टाइम क्रॉनिक पेल्विक पेन के साथ या फ्रोजन पेल्विस के साथ आता है, और सम टाइम रिकरेंट डिस्चार्ज के साथ जैसे क्लेमाइडिया बहुत आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आज से ही काउंट करें तो ये 3-4 महीने या फिर एग्ज़ाम है और फिर उसके फ़ौरन बाद 1 महीने का गैप है और फिर आपका वाइवा हो सकता है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो 73-4 पे जिनके साथ हार्ड लक हुई, दे कैन नॉट मेक इट, तो दे हैव टाइम। उनके लिए सजेशन ये है कि डेफिनेटली नेक्स्ट अटैम्प्ट में आप पास होने वाले हो, तो आई विश के साथ में वाइवा टॉक्स भी एक ही अटैम्प्ट में करो। तो जब व्हेन यू विल बी रीडिंग इन्फेक्शन तो पीआईडी एज ए लॉन्ग केस भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। कौन तस्वीरें बना रहा है पीपीटी पे? अच्छा, तो इसके टेम्पलेट सेट करें। क्रॉनिक पेल्विक पेन का टेम्पलेट क्या होना चाहिए, डिस्चार्ज को कैसे डिफाइन करना है, इसके 5 सैलिएंट फीचर्स के साथ कलर कोड कैसे करना है, कंसिस्टेंसी, अमाउंट और जो स्पेशल टाइम ऑफ ऑकरेंस के साथ, ठीक है। एग्जामिनेशन पे पेन, पेशेंट आया पेन के साथ, टेंडरनेस नहीं बताते समटाइम, तो आपका जो क्लिनिक जो हिस्ट्री है वो एग्जामिनेशन के साथ कोरिलेट करनी चाहिए। कोई मैस है उसको कैसे डिस्क्राइब करना है, यूट्रस टेंडर है या पाउच ऑफ डगलस में कोई साथ मूवमेंट हो रही है नहीं हो रही, सर्विस की इतनी लुक कैसे है, डिस्चार्ज की लुक कैसे है। तो ये चीज़ें आपने एग्जामिनेशन वाइवा के लिए करते हुए चीज़ों को इनको इम्पोर्टेंस देंगे। डेफिनेटली वाइवा बैच में आई विल टेल दीज थिंग्स इन डिटेल। इन्वेस्टिगेशन पे बहुत परेशानी होती है कि पीआईडी का केस वैसे रेयर ही आता है, बट आ भी जाए तो फिर सीबीसी में सीआरपी या टीएलसी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर डिस्चार्ज या एक्यूट प्रेजेंटेशन है। और दो किस्म की स्टडीज़ को आप कर सकते हो, हर किस्म की पाकिस्तान में नहीं होती। बीडीआरएल करोगे सिफिलिस के लिए, एचवीएस क्लेमाइडिया के लिए, उस पर आप नेट भेजोगे, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो इट्स मीन एक एसटीडी तो सारी एसटीडी के साथ में आपने गोनोरिया का कवर वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट देना है, ठीक है। तो ये अक्सर बच्चे पूछते हैं वाइवा के, मैडम
अगर एसटीडी की तरफ इशारा हो तो हम क्या लेंगे, यू विल, आप कॉन्फिडेंटली एचपीएस ले सकते हैं और उसको नेट के लिए भेज सकते हैं। इसमें ज़रूरत नहीं होती किसी ट्रांसपोर्ट स्पेशल मीडियम की, जैसे गनोरिया में होती है। गनोरिया को ट्रीट करने की, गनोरिया को डायग्नोस करने की ज़रूरत ही नहीं है इन केस ऑफ क्लिनिकल एग्जाम। ऑब्वियसली थ्योरी इज़ डिफरेंट, क्योंकि थ्योरी में तो आपने करना ही करना, हम देखते हैं कैसे करेंगे। बट फॉर वाइवा पर्पस आपने सिर्फ एचवीएस भेजना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि एसटीडी का केस है तब भी एचवीएस ही भेजना है और उसको नेट के लिए भेजना है, और उसके लिए कोई स्पेशल मीडिया की ज़रूरत, ट्रांसपोर्ट मीडिया की ज़रूरत नहीं होती। पीसीआर ही देखना है ना, वो देख लेते हैं इसमें। अच्छा, मैनेजमेंट कंजर्वेटिव कब करनी है, सर्जिकल एंट्री कब मारनी है, डेफिनेटिव मैनेजमेंट समटाइम क्रॉनिक पेल्विक पेन है, 40+ एज है, ट्रीट ही नहीं होता किसी तरीके से पीआरडी, तो आपने टीएच करनी होती है, बल्कि बीएसओ भी करनी होती है, ठीक है। तो अपने मैनेजमेंट प्लान्स कार्ड्स को भी डिफाइन करेंगे। 70+ बच्चे जो हैं जो कि एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं 2021 में, उनके लिए ये एडवाइस है कि अपना क्लिनिकल साथ ही तैयार करो वाइवा भी, क्योंकि मुझे आई बिलीव यू पीपल आर गोइंग टू क्लियर दिस इन एग्ज़ाम। और मैं चाहती हूँ कि एक जो है ना क्लीन स्वीप एंट्री हो के बस उसी गो में थ्योरी भी करें, उसी गो में टॉक्स भी करें, वाइवा करें। एंड आई विश द सेम फॉर यू ऑल। अगर ये डेडिकेशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ लेते हो ना और ये काम कर लेते हो, तो डेफिनेटली आप न्यू बिगनर्स भी पास होगे, और सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि टॉक्स में भी और वाइवा में भी। और एग्जांपल्स आर अवेलेबल, एंड दे कैन डू, यू कैन आल्सो डू। आज जो रिजल्ट आया उसमें 150+ लोग पास हुए हैं, जो कि जिनको मैं जानती हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। जब वो हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हो, ठीक है। सबकी फैमिली लाइफ है, सबके बच्चे हैं, सब जॉब कर रहे हैं। मेरे अपने 3 बच्चे हैं, एंड इसके साथ विदाउट मेड आज 1 महीने से मेड भी नहीं है, और घर देखना, बच्चे देखना, और कोविड की वजह से स्कूल भी नहीं जा रहे, और फिर बुक्स लिखना, और फिर ये एकेडमिक एक्टिविटीज़ करना। आई नो इट्स टफ, बट जब आपको पैशन हो तो यू कैन डू इट, यू कैन मैनेज एवरीथिंग। अच्छा, तो डिस्चार्ज को कैसे अप्रोच करना है? ये डिस्चार्ज की अप्रोच सिर्फ बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कैंडिडा और ट्राइकोमोनास के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपने लुक देखनी है डिस्चार्ज की, फिशी है या ऑफेंसिव है या फिर वाइट है या कर्डी डिस्चार्ज। अगर वाइट कर्डी है तो पीएच देख लें, मोर देन लेस देन 4.5 है तो उसका मतलब है कैंडिडा है ना, उसको ट्रीट कर लें, कल्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर इंस्टेड ऑफ ट्रीटमेंट आपको लगता है तो कैंडिडा ही, क्योंकि डिस्चार्ज कर्डी वाइट है लेकिन ठीक नहीं हो रहा, फिर आप कल्चर करते हो, क्योंकि सारे इन्फेक्शन तो एल्बिकन नहीं होते ना, कुछ नॉन एल्बिकन भी होते हैं जिनके लिए ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है, उनको बोरिक एसिड, स्टेटिन, डिफरेंट चीज़ें देनी पड़ती हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली इसमें क्या होगा, वल्वल इचिंग होती है, आप सबको पता है। इचिंग के साथ 2 ही इन्फेक्शन है, एक है ट्राइकोमोनास और एक है कैंडिडियासिस, ठीक है। तो या फिर इसमें सोरनेस होगी, एरिथीमा होगी, वेजिनाइटिस होगी, फिशरिंग होगी, और सेटेलाइट लीजन्स स्पेसिफिक होते हैं फॉर फंगल इन्फेक्शन, जो कि ट्राइकोमोनास में नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने देखा कि वाइट कार्ड डिस्चार्ज नहीं है, पीएच भी नहीं दी हुई, या पीएच ज़्यादा आ गई है, आपको समझ नहीं आ रही किस किस्म का डिस्चार्ज है, तो बाय डिफॉल्ट अगर कोई डिस्चार्ज है तो फिर वो तो एसटीडी है, अंटिल प्रूव अदरवाइज। ये हमेशा जहन में रखिए, बेनिफिट ऑफ डाउट पेशेंट को जाएगा, उसको आपने कभी भी अंडर ट्रीट नहीं करना कि नहीं ये तो कुछ भी डिस्चार्ज नहीं है, ठीक है। तो आपने एचबीएस लेना है, ठीक है, एचबीएस लेना है। एग्जाम में आपके पास चॉइसेस होती हैं, एचबीएस और एंडोसर्वाइकल डिफरेंट, तो फिर स्टेप वाइज अप्रोच पे आपने एचबीएस लेना है, ठीक है। समटाइम वैसे बुक्स में लिखा हुआ है कि वल्वोजेनल स्वैब बैक्टीरिया के क्लेमाइडिया और गोनोरिया के लिए सबसे अच्छा है, बट उसी ऑप्शन देते ही नहीं है सीपीएसपी वाले, तो डोंट वरी, वल्वोजेनल नहीं आने वाला। अगर आ भी जाता है तो वो स्पेसिफिक ग्लव्स लिखेंगे कि सेंसिटिव या फर्स्ट लाइन क्या है, तो फिर अगेन आपको उस सिचुएशन में वल्वोजेनल स्वैब लेना पड़ता है। अदरवाइज जो अब तक की जितनी स्टेम्स हैं उनमें सब में एचबीएस होता है, वल्वोजेनल होता ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसमें हमें क्या करना है, इचिंग के बैकग्राउंड में पिनवर्म्स को भी ध्यान में रखें। क्लेमाइडिया के लिए आप एंडोसर्वाइकल वेजिनल क्लेमाइडिया स्वैब भी ले सकते हैं, गोनोरिया के लिए भी एंडोसर्वाइकल, गोनोरिया के लिए एंडोसर्वाइकल थोड़ा बेहतर है एज कम्पेयर टू एचबीएस, लेकिन बैश गाइडलाइंस कहती हैं कि आप एचबीएस लोगे एज ए स्टेप वाइज अप्रोच, तो सेफ हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें वो कहते नहीं है कि क्लेमाइडिया गोनोरिया, वो तो प्रेजेंटेशन होती है कि पेशेंट को म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज है और फीवर है और सर्विक्स पे भी जो है वो सही हेल्दी नहीं है, तो हाउ यू विल प्रोसीड। ऑब्वियसली प्रोसीड कैसे करोगे, वल्वोजेनल स्वैब से, वो तो है नहीं, देन एचबीएस, ठीक है। अगर वो भी नहीं है देन एंडोसर्वाइकल। अच्छा, फिर हर्पीज में आपने स्वैब लेना होता है फ्रॉम लियन, तो इसमें ज़रूरत नहीं है, अगर कोई लोकल लियन है जो वल्वा पे है वहीं से ले लें, ठीक है, और उसको वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम में भिजवा दें।
अच्छा दूसरी तरफ आ जाएं, पीएच जिसकी 4.5 से ज़्यादा हो गई है, उसमें क्या करना होता है? अच्छा मुबारका, प्रूलेंट डिस्चार्ज में माइक्रोस्कोपी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आल्दो के ग्राम स्टेन नेगेटिव है गोनोरिया और माइक्रोस्कोपी पे ये नज़र आता है आफ्टर ग्राम स्टेनिंग एज इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकाई, लेकिन ये इसके लिए स्पेशल मीडिया चाहिए होता है। अगर वो लाइकली सिनेरियो में आता ही नहीं है मीडिया, तो इसलिए तो स्टीराइल यूटीआई में हम गोनोरिया चूज़ कर रहे होते हैं ना, तो ये मिलता नहीं है। माइक्रोस्कोपी बेस्ट चॉइस नहीं है प्रूडेंट डिस्चार्ज के लिए, डोंट चूज़ इट। वी विल चेक हाउ इट वर्क्स कि क्यों चूज़ नहीं करना, क्योंकि प्रूलेंट डिस्चार्ज ये स्पेसिफिक है गोनोरिया और क्लेमाइडिया के लिए, और दोनों इन्फेक्शन ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे गोनोरिया में इतनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैं कि आपने कल्चर भिजवाना है उसका, और कल्चर के साथ सुटेबल बर्थ तो फिर एचपीएस है ना, डायग्नोसिस बन गया और कल्चर के लिए एंटीबायोटिक मिल गई, तो हम एज पर सिनेरियो ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो आई विल नॉट रिकमेंड माइक्रोस्कोपी फॉर एसटीडीज। माइक्रोस्कोपी सिर्फ ये 3 इन्फेक्शन है जिनकी कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस है, जैसे क्लू सेल्स हैं, क्लू सेल तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में ऐड है, तो वो तो बड़ा स्पेसिफिक हो गया ना। अगर वो कहीं मिल्की वाइट डिस्चार्ज है, फ्रॉथी फाउल स्मेलिंग स्पेसिफिकली आफ्टर क्वाइटस, तो ये क्या है, ये माइक्रोस्कोपी करवानी है इसके लिए, क्योंकि तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, ठीक है। अच्छा, तो दूसरी तरफ आ जाए, फिशियर ऑफेंसिव ऑर्डर है पेशेंट का। अब ये जो ऑफेंसिव डिस्चार्ज है ना, ये 2 ही होते हैं, एक बैक्टीरियल वेजिनोसिस, एक ट्राइकोमोनास, ठीक है। आल्दो कि कोई भी इन्फेक्शन जो एक डर्टी एरिया पे है वो वैसे ही ऑफेंसिव लगता है, चाहे वो फिजियोलॉजिकली हो, बट व्हेन दे यूज वर्ड ऑफेंसिव तो ये इन 2 इन्फेक्शन के लिए बेहतर है। अगर वो पूरे सिनेरियो में बाकी चीज़ें भी कोरिलेट करती हैं तो आप इन दोनों को सेफली चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज एसटीडीज भी ऑफेंसिव हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने पीएच चेक कर ली, पीएच अगर 4.5 से ज़्यादा आ गई और कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयरेंस है जैसे थीन वाइट ग्रे होमोजेनियस, हमें कोटिंग हमें ज़रूरत ही नहीं है, वी नो इट्स बैक्टीरियल वेजिनोसिस, वी विल ट्रीट इट, कल्चर भी नहीं करवाना, ठीक है। लेकिन हमें कोई क्लू नहीं मिलता, या फिर वो येलो ग्रीन फ्रॉथी है, ठीक है, ऑब्वियसली फिर हमने ट्राइकोमोनास करानी है जो कि लेस कॉमन है। ट्राइकोमोनास इतना कॉमन इन्फेक्शन नहीं है, एक पेशेंट है जो बार बार रिपीट इन्फेक्शन के साथ आ रही है, पैसरी उस पर सर नहीं कर रही, सर्विस उसकी ख़राब है, तो इट इज़ नॉट ट्राइकोमोनासिस, इट्स नॉट कॉमन। कॉमन एसिडी तो क्लेमाइडी है, उसमें भी सर्विस ख़राब मिलेगी, फोलिकुलर सर्विसाइटिस होगा उसमें, चूज़ दैट, और वो पैसरी से कोई उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, फिर आप अच्छा ट्राइकोमोनास के लिए भी एचपीएस जाएगा, ठीक है, और इसके लिए भी बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए भी जो है अगर आपने लेना है फॉर कल्चर इन केस ऑफ रेजिस्टेंस वो भी एचपीएस जाएगा, गोनोरिया के लिए भी एचपीएस जाएगा, क्लेमाइडिया के लिए भी एचपीएस जाएगा। तो अंटिल अनलेस जब आप एक जो है ओपन एंडेड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो जिसमें आपको डायग्नोसिस नहीं पूछ रहे, डायग्नोस्टिक अप्रोच पूछ रहे हैं, तो यू विल अप्रोच विद एचपीएस, ठीक है। और इन तीनों के लिए अगर आपने फर्स्ट अप्रोच चूज़ करनी है तो फिर माइक्रोस्कोपी है, और इससे पहले अगर पीएच लिख दें तो क्या ही बात है, फिर पीएच चूज़ करें, बट वो लिखते नहीं है पीएच। बट आपने अपने सर्टन रूल सेट करने हैं कि आपने वेजाइनल डिस्चार्ज के फीचर्स देखने हैं, पीएच देखनी है, माइक्रोस्कोपी करानी है, फिर एचपीएस कराना है, ठीक है। कुछ चीज़ों कुछ ऐसे इन्फेक्शन हैं जहाँ हम रूल को तोड़ेंगे, ठीक है, कुछ कुछ जगहों पे तोड़ेंगे हम रूल्स, बट वो एमसीक्यू में बात वजह लिखी हुई होगी उसमें कि क्यों तोड़ना है, ठीक है। अच्छा, आगे ये तो थी इसकी एक अप्रोच जो आप लोग काफ़ी दफ़ा मुझे कहते हो कि कब करना है, क्या डायग्नोस्टिक अप्रोच हो, एक छोटा सा मैंने इसको ऐड किया था इसमें। फिर एवरी मॉर्निंग स्टार्ट्स अ न्यू पेज इन योर लाइफ, ठीक है, लेट्स मेक इट अ ग्रेट वन टुडे। अगेन अगर कोई बंदा जिसके पास 46 क्रोमोसोम है और वही जीन्स हैं जो नंबर ऑफ जीन्स हैं और वही जो है 24 आवर्स हैं और वो कुछ काम कर रहा है, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। डू नॉट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। यहाँ मैं अब आज की ओरिएंटेशन सेशन जो है वो क्लोज कर रही हूँ, एंड आई विल टेक योर क्वेश्चंस नो, आई अनम्यूटिंग ऑल। चलिए सबको मैंने अलाउ कर दिया, इफ़ यू वांट टू अनम्यूट यू कैन अनम्यूट।
any question? तहमीना, फोजिया, अंबर, अस्सलामुअलैकुम मैम। जी हवावे। जी मैडम, मैं बख्तावर बात कर रही हूँ, आपकी 3 मंथ्स की रेगुलर स्टूडेंट हूँ। ओके ओके। मैडम मुझे ये शेयर करना था कि मैंने ना सिर्फ आपके लेक्चर्स वगैरह ये सब सुने थे और मुझे ना इतना टाइम बुक्स पढ़ने के लिए नहीं मिला था, लेकिन मेरी 70% बन गई, अल्लाह का शुक्र है। एंड आई एम एन एवरेज स्टूडेंट। तो अभी मुझे सिर्फ आपसे ये मालूम करना आप था एवरेज अभी नहीं, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। थैंक यू मैडम। मैडम मेरा फैब में क्योंकि अभी 5 महीने हैं तो मैं अब बुक्स वगैरह भी तो जाहिर है पढ़ूंगी, आपके लेक्चर्स भी सुनूंगी। मैडम आप दोबारा हमें ये वही लेक्चर्स सेंड करेंगी या हम वही ग्रुप फॉलो करें? मैं आप लोगों को तो मैंने कहा ना 6 वीक्स के लिए यू ऑल आर फ्री, स्टे विद मी, नो नीड टू पे। अच्छा, आप सेंड करेंगे दोबारा लेक्चर्स? कुछ चीज़ें नहीं हेलो। होंगी, कुछ चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी उसमें एफर्ट की हुई है तो दे विल नॉट चेंज, बट डेफिनेटली यूटीआई आई विल कवर नाउ, क्लेमाइडिया जी। आई विल, एंड गोनोरिया आई विल कवर नाउ, एंड अच्छा। बैक्टीरियल वेजिनोसिस, इनकी जो रिकरेंस हैं और रेजिस्टेंस हैं आई विल कवर नाउ। जी जी ठीक है मैडम, ठीक है, थैंक यू सो मच। Okay. Any other question? फोजिया, नए फेसेस भी हैं, पुराने फेसेस। डॉक्टर हीरा, जी हमीदा। मैं जो है ना ये पूछना चाह रही थी, लास्ट टाइम जो आपने जो लेक्चर्स दिए ना वो डिलीट तो नहीं होंगे ना हमारे ग्रुप में? वो होंगे ना फॉर रिव्यू, रिवाइज करने के लिए? Obviously you are with me in next coming 6 weeks, तो आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। ओके तो पुराना ग्रुप है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं। जी। वैसे मेरी मेरी जो आईडी टीम है मुझे लगता है कि वेबसाइट पे, लेकिन मैं आ नहीं रही क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ आप लोग वेबसाइट से पढ़ते हो, मुझे ना वो अपनाइयत नहीं फील होती। टेलीग्राम ग्रुप पे डायरेक्ट चैटिंग हो रही होती है, आई लव इट। और डेफिनेटली आपको चीज़ें मिलेंगी नेक्स्ट कमिंग 6 वीक्स में। उस्मान, वो जो हमें ये जो डॉक्टर हीरा है, ये एमसीक्यूज इसने एक दफा कराए हैं, सारे सवाल हैं, तो उसके अंदर से ये गलत भी करा जाती है ना? तो फिर इसको लड़कियां कहती हैं कि आपने ये देखें, ये हमने नेट से निकाला है, इसका ये जवाब बनता है। आप हेलो, ये तो लगता है अपोजिट पार्टी की बच्ची। हेलो मैम फौजिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिना, मैं डॉक्टर वालेकुम फौजिया बात कर सलाम। रही हूँ। अच्छा, मैं ये जी पूछना जी। चाह रही थी, मैंने ये ग्रुप पहली दफ़ा ज्वाइन किया है। पहले तो मैं खुद ही पढ़ती रही हूँ, ऑब्वियसली बहुत अच्छा पढ़ा भी नहीं था, जो मतलब नहीं पास हो सका। ये जो मैं तो नई हूँ इस ग्रुप में, ये जो लेक्चर्स की बात हो रही है, मतलब वो कौन से लेक्चर्स हैं? हमारे लिए भी होंगे वो लेक्चर्स? मतलब कैसे हमें मिलेंगे? डेफिनेटली होंगे, आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, ठीक है। कुछ अच्छा मेरे ठीक है। वीडियो लेक्चर्स हैं, कुछ ओरिएंटेशन, कुछ होंगे इंटरेक्टिव सेशंस, कुछ रिकॉर्डेड होंगे, कुछ वॉइस नोट्स होंगे और कुछ छोटी छोटी समरीज होंगी, तो इस तरह से हम करेंगे। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, दूसरा अबाउट माई, लेट मी टू क्लियर, अभी वो जो स्टूडेंट की बात कर रही थी, शी वाज एक्चुअली राइट। जो बुक थी उसमें काफ़ी गलत, क्रैश कोर्स में हमने उन सब को कवर किया था। मैं हमेशा एंड पे एक छोटी सी एक्टिविटी करती हूँ, अपने जितने भी एमसीक्यूज बुक हैं उनको खुद अपने वॉइस नोट्स के साथ क्लियर करवाती हूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। और रेफरेंसेस भी होते हैं और एराटा भी होता है, क्योंकि गलतियों से पाक सिर्फ अल्लाह की किताब है, वो तो बाइबल भी नहीं है। ठीक है। डॉक्टर अस्सलाम सारा। वालेकुम। जी डॉक्टर जी हीरा, डॉक्टर सारा बात कर रही हूँ। मैं भी आपकी रेगुलर स्टूडेंट हूँ 3-4 मंथ से। जी सारा। मुझे हाँ ये था कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग पे भी कोई एक अच्छा सा लेक्चर होती है। हिस्टेरोस्कोपी अलग थी, एंडोमेट्रियल सैंपलिंग की अलग ऑप्शन थी, बायोप्सी की कोई ऑप्शन ही नहीं थी, तो उसमें फिर समझ नहीं आता कि हम पहले क्या चूज करें उसमें। हालांकि कॉन्सेप्ट था सारा, लेकिन वो एमसीक्यू को टैकल करना शायद नहीं हुआ, कि मेरा भी we will deal it 72-73% पे आके जो है सारा। वो। ओके सारा, नो वरीज सारा, मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं आपका मैं करवा रही हूँ डेली। अभी मैंने आपके 13 क्वेश्चंस करवाए हैं शुरू किए, उनके रेफरेंसेस भी भेजे हैं टेलीग्राम में,
और अपनी कीज भी आपको बताई हैं और रीजन भी बताई हैं कि क्यों ग्रुप्स आप। इतने ज्यादा हो गए हैं, समझ ही नहीं आ रही कौन कौन सा ग्रुप देखना है। पहले मैंने भी सब काफी क्लोज ज्यादा कर दिए, स्टडी की थी, सारा बहुत। सारा सब क्लोज कर दिए हैं, सिर्फ रिकॉर्ड ठीक है। ठीक। उधर आपके जो भी प्रॉब्लम्स हुई है ना क्वेश्चन पेपर में, जो 73 पे आपको 2 क्वेश्चन ही चाहिए थे ना, ओनली 2 जी क्वेश्चन, डेफिनेटली आप करोगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। मैं तो कहती हूँ 70+ वाले मेरे इंशाल्लाह। पास। तो आपके रिकॉल के साथ में जो भी आपको प्रॉब्लम्स हुई हैं हम लेते रहेंगे, वो एडिशनल फीचर होगा। ठीक। आपके थ्योरी के टॉपिक से चलते ही रहेंगे लेकिन रिकॉल्स भी चलेंगे साथ में, और रिकॉल में जो टॉपिक आएगा ना वो भी हम कवर करेंगे ब्रीफ करके, ताकि आपकी मल्टीपल रिवीजन्स हो जाए। और वो जो यूरोडायनामिक स्टडीज पे भी थे कुछ एमसीक्यूज, वो भी थोड़ा कंफ्यूज कर रहे थे। डेफिनेटली वी विल डील दैट। डॉक्टर ज़ेरा, मैं डॉक्टर बुशरा हूँ। मैं जी बुशरा। 6 मंथ मुझे हो गए हैं, मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया हुआ, बट मैंने एग्जाम देना नहीं था। अनफॉर्चुनेटली 2 दिन पहले मेरा उन्होंने फी रिफंड पुट डाउन कर दिया और मुझे रोल नंबर दिया, और मैंने सिर्फ आपके लेक्चर्स सुने हुए, मैंने उस पर जाके पेपर अटेम्प्ट किया। मेरी पेपर 1 में मैम 74% और पेपर 3 में मेरे 9.5 है, टोटल एग्रीगेट अराउंड 71.8 कुछ इस तरह से। तो अभी मुझे ना अभी मैंने अपनी बुक्स और अपना फरवरी के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया हुआ था। मुझे सिर्फ ये समझ नहीं लग रहा मैं कौन सी बुक को फॉलो करूँ, क्योंकि मैं ड्यूवर्स भी पढ़ रही हूँ, मैं ईबीएम भी पढ़ रही हूँ, और साथ में कुछ चीज़ें हायरिस्ट से भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जहन में था मैंने फरवरी वाला देना है। मेरी फैमिली के कुछ ऐसे मसाइल थे जिसकी ओके वजह से। बुशरा, अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इवन देन 71 स्कोर किया, और यकीन करें आप लोगों ने ये बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए तो आपको सिर्फ 4% और आगे जाना है ना, 4 कदम आगे जाना है। आप उन बच्चों से बहुत बेहतर हो जो 50% स्कोर है, जिनका 40% स्कोर है। तो ये मैम ये 70% आप और लेक्चर्स इंटरनेशनल था, स्टैंडर्ड स्कोर है, ये एमआरसीजी का स्कोर है। मैम ये सिर्फ आपके लेक्चर्स से था, और जो क्रैश कोर्स में मैंने एमसीक्यूज किए थे, इसके अलावा मैं जो है ना अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, मैंने किताब नहीं पढ़ी हुई थी। मैंने तो मतलब अगस्त से अपनी बुक स्टार्ट की थी, उससे पहले मैं सिर्फ आपके लेक्चर्स सुन रही थी। मुझे इतना हेल्प किया आपके लेक्चर्स, नहीं एमसीक्यू, क्योंकि वो एक एक स्टेम आपने जो एक्सप्लेन की हुई थी एमसीक्यू की क्रैश कोर्स में, वो उसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया पेपर में। अब मुझे सिर्फ ये था कि मैं कौन सी बुक फॉलो करूं जो एक स्टैंडर्ड बनाऊं, जिसमें से मुझे हो कि मैं लेक्चर आपका सुनूं तो मेरी रिवीजन हो जाए। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, देखिए 2 बुक्स हैं आपके पास, एक एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट और एक ड्यूहर्स्ट। एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट ना जितनी अपडेटेड ड्यूहर्स्ट है ना उतनी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको पता है कि उसमें जैसे ओवेरियन सीए, सर्वाइकल सीए, प्रीटर्म, सरक्लाज के इशूज़, एनएचएस, सर्वाइकल स्क्रीनिंग फैक्टर, सब चीज़ें थोड़ी उसमें नहीं है, वो सारी आपको ड्यूहर्स्ट से करनी पड़ेंगी। तो ये जो सर्टेन स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं वो सिर्फ ड्यूहर्स्ट से कर लें। बाकी एविडेंस बेस्ड अच्छी बुक है, क्योंकि उसमें कंक्लूजन होता है, ड्यूहर्स्ट में कंक्लूजन ढूंढना पड़ता है, और 3 महीनों के लिए ये जो है आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपने मल्टीपल टाइम पढ़ा हुआ है, आपके पास 1 साल था, पूरी ट्रेनिंग में पढ़ा है, तो फिर आप ड्यूहर्स्ट को पढ़ सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट, और ऑब्वियसली माई लेक्चर्स, उसमें फिर बाकी सब चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं फ्रॉम ऑल रेफरेंस बुक्स। और बस इसी तरह पढ़ें, स्टेप वाइज अप्रोच कंटिन्यू रखें, डेफिनेटली यू विल पास, यू जस्ट नीड 4% मोर। इंशाल्लाह मैम। और मैम ग्रुप कौन सा फॉलो होगा? अभी जो न्यू ग्रुप आप बनाएंगे हम आप लोगों के लिए जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आई विल मेंटोर यू पीपल एट नो कास्ट फॉर अनदर 6 वीक्स। उसके बाद अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो यू कैन ज्वाइन। और कोई क्यूरी है या सब सो जाएं? जी डॉक्टर ज़ेरा। जी जी मुबारका। जी मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी आपके सारे ना टेलीग्राम पे भी, तो डोंट वरी, यू आर गोइंग टू पास इंशाल्लाह। ये अब देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखें एंड डेफिनेटली यू विल पास। जी मैम, मेरी टोटल 74.1% बनाई है इन्होंने, और मुझे तो बस बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैम मुझे ये पूछना था कि ये जो आपने अभी ना बताया कि आपने शेयर किए हैं ना रेफरेंसेस जो पास्ट पेपर के जो आप कर रही हैं 13 एमसीक्यूज के, तो मैम वो तो मुझे सिर्फ 2 ही नजर आए हैं, एक वो प्रोजेस्टेरॉन वाला और एक ये जो यूरिटेरिक इंजरी वाला था। बाकी कौन सी मैम आपने कोई की बनाई है उन 13 एमसीक्यूज की? डेफिनेटली मैंने एंडोमेट्रियल सीए के जो क्वेश्चंस हैं उनकी भेजी है,
और VQ स्कैन वाला भेजा है, उनकी सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, CTPA की, और व्हेन टू चूज देम, और उनमें अगर सेंसिटिविटी के मुताबिक चूज करें, कम सेंसिटिविटी किसकी है तो वो VQ बनता है, क्योंकि सही है मैडम मौसम, इतना तो खराब मैडम नहीं है। मैडम ये जो नहीं नहीं VQ पंखा स्कैन तेज वाला है तो सही हो VQ जाएगा। वाला जो क्वेश्चन आया था ना हमें मैम, उसमें ना लीस्ट नहीं पूछा था, उन्होंने कहा था कि नॉट जो नहीं है स्पेसिफिक वो बताएं, नॉट स्पेसिफिक, मोस्ट सेंसिटिव, लेस स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक, मोस्ट सेंसिटिव एंड नॉट स्पेसिफिक, ये वर्ड था। स्पेसिफिक क्या होता है टेस्ट? आप किस चीज को स्पेसिफिक समझते हैं? नहीं नहीं कोई मसला नहीं, सही, मुझे तो सही लग रहा है। साकिर ने लेटना हो तो वो लेट जाए। देखें स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा जो नेगेटिव प्रेडिक्शन कर सके कि ये नहीं है। CTPA बहुत अच्छा स्पेसिफिक टेस्ट है, वो सिर्फ पल्मोनरी एम्बोलिज्म को डायग्नोज नहीं करता, वो डिफरेंशियल्स को भी बहुत सारी चीजों को करेगा। जी जी, सबको ही करेगा। जी 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 जी। स्पेसिफिसिटी में भी नंबर 1 जो है वो CTPA है, सेंसिटिविटी में भी नंबर 1 जो है वो CTPA है। दैट्स व्हाई आइडियल है। CTPA ही इंडिकेटेड है, VQ स्कैन की इंडिकेशन ही यही है कि CTPA कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो, अदरवाइज CTPA। ठीक है डॉक्टर हिरा, मुझे एक बात पूछनी है। हेलो डॉक्टर हिरा। जी जी हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि आपने सर्वाइकल स्ट्रोमा जब इन्वॉल्व होता है तो रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी करवाया है, तो वो तो स्टेज 2 है, उसमें तो THPS तो नहीं करेंगे? नहीं, जहाँ सर्विक्स इन्वॉल्व हो जाती है ना, वो पाइवट 2 आती है, और पाइवट 2 या पाइवट 3 रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी है। अगर आप पाइवट 2 कहते हो तो मॉडिफाइड रेडिकल है, अगर आप पाइवट 3 कहते हो तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रेडिकल। मतलब कि एंडोमेट्रियम के CA स्टेज 2 में हम रेडिकल को चूज करें? यस, सर्वाइकल इन्वॉल्वमेंट। लेकिन मैडम ये तो नहीं लिखा हुआ EBM में, स्टेज 2 में तो THBSO लिखा हुआ है। THBSO तो लिखा हुआ है, बट हाउ टू डू हिस्टेरेक्टोमी ये रेडिकली होती है जब सर्विक्स इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। ये एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट में बड़ा ब्यूटीफुल उन्होंने एक्सप्लेन भी किया होगा इसको। इनको वर्दीन भी कहते हैं, समटाइम वो वर्दीन के नाम से भी देते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, जहाँ सर्विक्स का स्ट्रोमा आएगा वहाँ भी वर्दीन करनी है, जहाँ एंडोमेट्रियम में आएगा वहाँ भी वर्दीन करनी है। अच्छा मैडम, एक और BCQ आपसे डिस्कस करना है। जब 34 इयर्स ओल्ड की पेशेंट हो और वो बता रहे हो कि स्टेज 1 है C सर्विक्स की, और 4 बच्चे भी हैं उसके, तो उसमें TH नहीं करेंगे जबकि उसके 4 बच्चे हैं, या कौन बायोप्सी चूज करेंगे? अगर वो कहेंगे ना कि शी वांट टू कंसीव, देन यू विल टेक इट कि आपने कौन बायोप्सी करना, नहीं अदरवाइज आपने हिस्टेरेक्टोमी करनी है, क्योंकि कौन बायोप्सी जो लड़कियां पास हुई है ना वो कौन बायोप्सी करके आई है कोई बात और नहीं, मैंने TH किया था। नहीं, लिसन उनके पास 50 MCQs का मार्जिन था, दे कैन मतलब चूज रॉन्गली 50 MCQs, 25 फ्रॉम फर्स्ट पेपर एंड 25 फ्रॉम सेकंड पेपर। ठीक है, जब आपको 4 बच्चे हैं और अगर आपको वो बता रही हैं कि फर्टिलिटी नॉट डिजायर्ड, ठीक है, अगर वो लिखेंगे तो देन यू विल चूज। मैं एक चीज ऐड करूंगी, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा था मैम, उसके ऑप्शन में TH नहीं था, उसके ऑप्शंस जो थे ना उसमें TH प्लस BSO था, अकेला TH का कोई ऑप्शन उसमें नहीं था। तो मतलब कि यंग पेशेंट थी तो उसमें हम BSO नहीं कर सकते। अब देखो ना, मुबारका ने कॉल खोला है तो फिर फोन करना था, उसमें कौन ही आंसर था। जी जी, इस वजह से देखिए BSO तो करनी ही नहीं है सर्विक्स में, स्टेज 4 में भी नहीं करनी होती। यस, अकेला TH नहीं था मैडम, ये मसला था उसमें, यही ढूंढा था पहले। लेट मी टू से कि इवन वर्दीन में रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी में भी BSO नहीं होती। यस BSO इज नॉट पार्ट ऑफ रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। एनी अदर क्यूरी? कोई और? एक आप कह रहे थे, एक क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, और वो था जिसमें आपने एक्सरे पेल्विमेट्री करनी है, वो ब्रीच में करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैम ब्रीच में करते हैं? हाँ, ब्रीच में मैम, लेकिन ये कौन सा ब्रीच? फ्रैंक ब्रीच भी दिया हुआ था और एक और ब्रीच भी दिया था, एक्सटेंडेड ब्रीच भी दिया था। यस, फ्रैंक और एक्सटेंडेड। अच्छा, मुझे जो ऑप्शंस मिली है ना उसमें तो सिर्फ ब्रीच की ऑप्शन मुझे किसी ने बताई है कि नहीं मैम, इसमें प्रेजेंटेशन है और बाकी तो फ्रैंक ब्रीच भी था, एक्सटेंडेड ब्रीच था, शोल्डर प्रेजेंटेशन भी थी, फेस ब्रीच 2 थे मैम, 2 थे, एक्सटेंडेड और कंपाउंड प्रेजेंटेशन भी थी।
लिसन, एक्सटेंडेड ब्रीच और फ्रैंक ब्रीच तो एक ही बात है ना, और ये प्राइमरी में होता है और ये बहुत अच्छा है, इसके लिए पेलोमेट्री की जरूरत ही नहीं है, ये तो लाइक फेलिक डिलीवर हो जाता है। जो दूसरा ब्रीच है जिसको आप कहते हो फ्लैक्स्ड ब्रीच, इसको आप कंप्लीट ब्रीच भी कहते हो, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर आपने इसको डिलीवर कराना है तो एंटिसिपेट करना पड़ेगा, फिर आपको पेलोमेट्री करवानी होती है। यस, फ्लेक्स ब्रीच का ऑप्शन था मैम, फ्लेक्स ब्रीच का ऑप्शन था और फ्रैंक भी था और वो भी था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिरा। वालेकुम सलाम। मैं ये आपके सारे क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह एड्रेस करूंगी, डोंट वरी। रिकॉल ग्रुप ही अलग कर दिया मैंने, एक एमसीक्यू मैं आपका सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है, नो वरीज। जी नूर फातिमा। जी डॉक्टर हिरा, मैंने पूछना था कि इस ग्रुप में मैं नहीं हूँ जो आपने ऐड किया ना, न्यूली रजिस्टर्ड ग्रुप में, तो ये जो आप कह रहे हैं कि आपने किसी दूसरे ग्रुप्स में वो चीजें भेजी हैं, जो लेक्चर्स आपके, वो ऐसा तो नहीं होगा कि वो हमें इसमें ना मिले और वो मतलब आप हम इस ग्रुप में भी पूरा when you कोर्स are my student from my regular batch, so मैं आपके साथ हूँ जब तक आप पास नहीं होते। ठीक है, हो गया। बस मैं ये पूछना रही थी कि वो डिफरेंट ग्रुप्स में आप बात कर रहे हैं ना, तो वो इस वजह से मुझे मैं आई विल ऐड यू। आप जस्ट मुझे जो है नबीरा को टेक्स्ट कर दीजिएगा, शी इज एडिंग। मैंने काफी लोग कर दिया, वो मैंने कर भी दिया है और वो फीस भी पे कर दी है, लेकिन अब वो उस ग्रुप में मुझे अभी तक ऐड नहीं किया जो आप बात कर रहे हो। ऑफिशियल आवर्स भी होते हैं, वो चली गई है, सुबह आएगी, डेफिनेटली आगे कर पहले की बात है मैम। अब मुझे नूर मुझे अपना केस भेजो फिर, अगर उसने चलें ठीक है। हाँ जी ठीक हो गया। ओके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अनम हियर। मैम कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? मैम आपकी तो फर्स्ट अटेम्प्ट थी, क्यों आप परेशान हो रही हैं? इतना अच्छा स्कोर मैं कर लिया। बहुत 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 ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ फॉर द फैक्ट कि मैंने अपनी एड़ी चोटी का जोर मार दिया था इस एग्जाम के लिए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतने एग्जाम्स दिए हैं, मतलब मैं MRCOG भी साथ साथ ही प्रिपेयर कर रही हूँ, और मुझे कभी किसी एग्जाम के लिए इतनी एंजाइटी नहीं हुई थी जितना ये FCPS के पेपर के लिए हो रही थी, बिकॉज ऑफ द सोल रीजन कि CPSP किसी की नहीं सुनता। CPSP का अपना दिमाग है, ना आपकी गाइडलाइन, ना आपकी पढ़ाई। मुझे तो यही लग रहा है, मतलब मैं जब रिजल्ट अनाउंस हुआ है और मैंने जब अपने परसेंटेज देखी है, तो मुझे तो सिर्फ यही समझ में आया है कि CPSP हैज अ ब्रेन ऑफ देयर ओन, और वो उसी को देख के राजी होते हैं, उनको जैसे मतलब वो ठीक लगे। अब अब आप यकीन जाने मैडम, मैंने गाइडलाइन रीच की कंप्लीट पढ़ी हुई थी, लेकिन दिस वन लाइन ऑफ एक्सरे पेल्विमेट्री मैंने नहीं पढ़ी। वैसे गाइडलाइन में लिखा भी नहीं होगा। मैडम मुझे समझ ही नहीं आया कि वो है किधर। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने ब्रीच को डिलीवर करना है ना, तो आपने उसके अपने रूल्स देखने के, मैटरनल वेट के एक्सटेंड और बच्चे का एस्टिमेटेड है, कैफेलिक प्रेजेंटेशन है या बिशप, उसके बाद क्लिनिकल पेल्विमेट्री आता है। जी एग्जैक्टली मैडम, मैंने कहा मतलब मेरे तो बेहमो गुमान में भी नहीं था ना कि बिकॉज ब्रीच तो हमने तो जिस तरह से अपनी एक सिंक्रोनाइज्ड अप्रोच बनाई हुई थी ना कि हमने स्टेप वाइज चलना है, इस तरीके से हमने लेके चलना है ब्रीच को। हमने कभी पेल्विमेट्री ब्रीच में मतलब पढ़ा हुआ तो था, लेकिन ऐसे कभी देखा हुआ नहीं था कि ये अप्रोच। हम लोग ना क्लिनिकली जब भी करते हैं ना ब्रीच डिलीवर, हम पेल्विमेट्री करते हैं, ये क्लिनिकल क्वेश्चन मैम शायद मेरे से वही वाली बात है कि मतलब जहाँ पे CPSP के एग्जाम ना क्लिनिकल ज्यादा होते हैं, ये क्वेश्चन नहीं होते, ये पेशेंट होते हैं। आप मैडम मैं इतना एग्जैक्टली मैडम मैं इतना डिसहार्ट, आप यकीन करें पेपर में मेरी 2-3 दफा हंसी छूटी। हंसी इसलिए छूटी कि मैं इतनी हेल्पलेस फील कर रही थी ना कि ये क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस हैं कि वही हम फंसे हुए हैं, दो चीजों के ऊपर हम फंसे हुए हैं और हम दो चीजों के ऊपर लटक रहे। आई वाज सो हेल्पलेस इन द एग्जाम, बट you scored 71. It's a good score and definitely you are going to pass in next attempt. You just need 4 questions more, और अब आप पढ़ोगे तो आप फील करोगे कि अल्लाह की तरफ से बेहतरी थी। जब अल्लाह नहीं चाहता तो कोई चाह ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है मैडम, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बना ली अपने आप को। मैडम प्लीज गाइड कीजिएगा कि MCQ बुक्स और कौन सी करनी है। मैंने तो पास पेपर्स इतने कर लिए थे कि मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई और MCQ बुक करती, लेकिन आप प्लीज अगर गाइड कर दें कि कोई और MCQ बुक। मास्टरिंग, एंड्रयू सीजर एंड रेखा, ये तीनों मुझे बहुत पसंद है, बट फॉर MRCOG। तो अगर आप इल्म हासिल करने के लिए पढ़ना चाहते हो और आपके पास टाइम भी है तो आप ये तीनों पढ़ सकते हैं। अगर वो बच्चे जो अभी शुरू कर रहे हैं तो वो बिल्कुल मत करें, वो पहले CPSP के अपने क्वेश्चंस ही कर लें तो काफी है। जी ठीक है मैम। जी मैम मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ आपकी इस बात से, क्योंकि मैंने बहुत सारी MCQs बुक्स की हैं, लेकिन पेपर उस तरह से नहीं था मैम।
बिल्कुल भी नहीं आता। एमआरसीटी की बुक्स को तो सेफली स्किप कर दें। बिल्कुल भी वैसा नहीं था मैम। और अनम ने बिल्कुल ठीक बात की है कि मैम हर एक क्वेश्चन के अंदर हमें 2 ऑप्शंस में प्रॉब्लम था, हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही था कि बस दिमाग घूम जाता था कि